नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 100 एमसीक्यूज। इस वीडियो में हिंदी के 100 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, इन सभी के लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, पूरे वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे हिंदी के, और ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो 8 से 10 नंबर आपके कवर हो सकते हैं, और लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इस वीडियो में कितने होंगे बहुविकल्पी प्रश्न? 100 हैं। ठीक है, पूरे 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, और बीच बीच में कुछ अदर फैक्ट भी लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये हिंदी की वीडियो 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की। और साथ ही आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी है ऊष्म व्यंजन, सी है अंतःस्थ व्यंजन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा फर्स्ट का, अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। य र ल व, य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, अंतःस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, सेकंड नंबर, प फ ब भ म डॉट 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 व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं? प फ ब भ म, ये कैसे व्यंजन है आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहां पर दिया है, इसके लिए ओष्ठ, बी है दंत, सी है कंठ, और डी है तालव्य। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? ओष्ठ हैं। ठीक है, ओष्ठ हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। प फ ब भ म, ये सभी व्यंजन ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, वीर गाथा काल, काफी ज्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। तो देखिए ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है जयशंकर प्रसाद, और डी है मुंशी प्रेमचंद्र। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तावित किया था आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम। ठीक है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल, ठीक है, नाम प्रस्तावित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नोट कीजिए, फोर्थ नंबर, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवादी कवि, यहां से रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए याद रखिएगा, अगर आपसे राष्ट्रवादी कवि पूछते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं उनमें, तो सही आंसर आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी को लगाएंगे, राष्ट्रवादी कवि हैं। ठीक, और इन्हें उर्वशी के लिए, किस रचना के लिए? दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो आप लोग याद रखेंगे उर्वशी के लिए। ठीक, तो देखिएगा हम लोग मेन प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1965, बी है 1967, सी है 1968, और डी है 1972। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 का डी होगा, 1972 में, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए? रचना भी आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है रचना। उर्वशी के लिए मिला है, किसे मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिफ्थ नंबर, नोट कीजिए, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, आपको बताना है। यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 8, और डी है 10। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण है ये टोटल कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 5 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 6 नंबर, पूरे वीडियो में 100 एमसीक्यूज हैं। कितने? 100 एमसीक्यूज हैं पूरी वीडियो में, और लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, साथ ही आपका जो भी स्कोर होता है 100 में, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके 100 में कितने क्वेश्चन, 100 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है आप लोगों के 90 प्लस में ही होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। यहां पर ऐसा जोड़ा आपको देखना है जो कि गलत है लेखक और उसकी रचना से, ठीक। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय आचार्य रामधारी सिंह, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, यहां से देखिएगा ये नाम लिखा हुआ है, जो रचनाकार हैं आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। और स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो देखिए ऊपर के पहला भी सही, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, और रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की है, और स्कंदगुप्त ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है। ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें बताना था कि कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी सही है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ये भी सही है। और इसमें से जो गलत जोड़ा है यानी कौन सा जोड़ा गलत है, वो डी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये गलत जोड़ा है, ठीक, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर है रचनाएं, यहां पर देखिएगा ये हमने रचना लिया है, ठीक है, रचना से प्रश्न है। तो इसके आगे क्या है कि कुछ रचनाएं हमने ले ली हैं, कुछ रचनाएं ले ली हैं जो कि हिंदी की हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि यहां पर 7वां नंबर प्रश्न देखने से पहले कुछ रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इस बॉक्स में। सांध्य गीत किसकी है, सांध्य गीत है महादेवी वर्मा की है, याद रखिएगा। 7 गीत वर्ष किसकी है, 7 गीत वर्ष है धर्मवीर भारती जी की, किसकी है 7 गीत वर्ष, धर्मवीर भारती जी की रचना है। रस कलश हरिऔध जी की है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की है। तुलसीदास, तुलसीदास, बात ध्यान दीजिएगा, रचना है तुलसीदास और इसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको ये ध्यान देना है, गलती मत कर दीजिएगा कि तुलसीदास आपने तुलसीदास की लगा दी, ठीक है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, किसकी है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, ये रचनाएं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, रस कलश हरिऔध, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास ये रचना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में तुलसीदास ही मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की। अगर आप महत्वपूर्ण रचनाओं की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में 100 महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि, 100 महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि की वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां से आप इसके जो भी नोट्स हैं वो बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है पूरे, हम लोग 7वें प्रश्न पर हैं, ठीक है। 7वें प्रश्न पर तो देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है अलंकार से, 7वां क्वेश्चन अलंकार से है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए है यमक, बी है श्लेष, सी है अनुप्रास और डी है रूपक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, 7वें का ए ऑप्शन यमक अलंकार, ठीक। 7th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है 8th नंबर कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या है। ऑप्शन ए है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, देखिएगा मध्य में जुड़ता है या आगे जुड़ता है या किसी शब्द के बाद जुड़ता है या फिर शब्द में कहीं पर भी जोड़ा जा सकता है। तो बताइए क्या होगा उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग देखिए, उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है, वो किसी भी शब्द के आगे जोड़ता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, उपसर्ग वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है 8, बी है 6, सी है 7 और डी है
5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। 9th नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 6। कितने होते हैं सर्वनाम के, कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर है, 10वां नंबर नोट कीजिए। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद। अब यहां पर देखिए पर्यायवाची से प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सभी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे, सभी टॉपिक से पूरी वीडियो देखिएगा। 100 एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको आपकी हिंदी का रिवीजन हो जाएगा, हिंदी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए जरा, मुकुंद किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिव, बी है चंद्रमा, सी है विष्णु और डी है कामदेव। तो देखिए यहां पर पर्यायवाची से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 का होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है, याद रखिएगा विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची है। इससे हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ हमने तत्सम तद्भव लिए हैं, आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, 11th 12th सभी हम देखेंगे। 100 क्वेश्चन है। 10th नंबर के बाद यहाँ पर मैंने कुछ तत्सम तद्भव लिए हैं, वो आपको देखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीच बीच में। तो ऊष्ट का देखिए, ऊष्ट का क्या होता है? ऊंट होता है। ऊष्ट जो है ये तत्सम है, क्या है? तत्सम है। ऊष्ट तत्सम है, लेकिन ऊंट क्या है? तद्भव है। दधि का दही होगा, ठीक है, शुक का शुआ होगा, वर्कर का बकरा होगा, और समुश्र का मूछ होगा, और क्षीर का खीर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक तरफ ये आपके तत्सम है, इधर आपके आगे तत्सम लिखे हुए हैं, और ये बाद में जो लिखे हैं ये सारे के सारे तद्भव हैं, सारे के सारे तद्भव हैं, याद रखिएगा। ऊष्ट का ऊंट होता है, ऊष्ट का क्या होता है? ऊंट। ठीक, दधि का दही, शुक का शुआ, वर्कर का बकरा, और समुश्र का मूछ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुश्र का इसका मूछ होगा। और क्षीर, क्षीर तत्सम वर्ड है, कभी कभी प्रश्न ऐसे ही आ जाता है, बताइए कि दिया गया शब्द तत्सम है या तद्भव? तो क्षीर याद रखिएगा, क्षीर। क्षीर क्या होती है? ये तत्सम है, तत्सम, और इसका तद्भव क्या होगा? खीर होगा। क्या होगा? खीर होगा। ठीक, तो इस तरीके से तत्सम और तद्भव के भी कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर डाल दिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर डाल दिए हैं, इन्हें आप लोग तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर के आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? अभी देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा 9th नंबर कि हिंदी सर्वनाम के कुल कितने भेद है। यहाँ पर भेद देखा तो 6 थे, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है 10th के बाद 11th नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए है 8, बी है 10, सी है 9 और डी है 11। तो इस क्वेश्चन का 11th का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा 11। याद रखिएगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? 11 सर्वनाम, 11, 11। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर नोट कीजिए, संयुक्त वाक्य पहचानिए। इस क्वेश्चन में आपको संयुक्त वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए है, देखिएगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। बी है, ऑप्शन ए है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। बी है, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। सी है, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर और लगा हुआ है, ये संयुक्त वाक्य, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, मुझे, ठीक है, ये जो मुझे वर्ड है, मुझे शब्द है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मध्यम पुरुष, बी है उत्तम पुरुष, सी है अन्य पुरुष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 13 क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा? उत्तम। और किस में मिल रहा है? ये बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो याद रखिएगा, मुझे शब्द जो है, मुझे शब्द, ये उत्तम पुरुष है। मुझे शब्द क्या है? उत्तम पुरुष है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। वह लाचार है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है? रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है? जैसा कि मैंने बताया, हर टॉपिक से प्रश्न यहां पर लिया गया है, तो रचना के आधार पर आपको बताना है कि वाक्य कौन सा होगा। वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए है सरल, बी है मिश्र, सी है प्रश्नवाचक और डी है संयुक्त। तो सबसे पहले फिर से देखिएगा, यहां पर क्योंकि वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। 14 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं वह क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न कई बार आ चुका है। ऐसी ध्वनियां या वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, यानी स्वरों की सहायता आपको लेना ही होगा, वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है व्यंजन, बी है संयुक्ताक्षर, सी है स्वर और डी है शब्द। तो इस क्वेश्चन का 15 का राइट आंसर होगा व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। याद रखिएगा,
वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं वे व्यंजन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर है गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा है कि गरीबों की सहायता करो। इसमें ये जो गरीब शब्द है ये क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है विशेष्य और डी है विशेषण। तो देखिए 16 नंबर का जो राइट आंसर है वो है जातिवाचक संज्ञा। ये जो गरीब शब्द है ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है, इसमें ये जातिवाचक संज्ञा है। 16 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। राम एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें इस वाक्य में आपको विशेष्य बताना है कि कौन सा होगा, विशेष्य बताना है। ठीक है, विशेष्य बताना है। ऑप्शन ए है एक, बी है राम, सी है विद्यार्थी और डी है अच्छा। एक है ऑप्शन ए है एक, बी है राम, सी है विद्यार्थी और डी है अच्छा। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, इसमें जो विशेष्य है वो क्या होगा, विद्यार्थी है। विशेष्य क्या है, विद्यार्थी है। 17 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, राम एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष से पूछ रहे हैं तो विशेष से आपका विद्यार्थी होगा। ठीक है, 17वें का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, विद्यार्थी, जो कि विशेष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वें के बाद 18वां नंबर। 18वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न आ जाता है, तो हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 8, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, 12। याद रखिएगा, हिंदी में मात्राओं की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है, 12 याद रखिएगा, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है का, बी है झा, सी है घा और डी है या। तो देखिए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, का होगा। ठीक है, जो महाप्राण ध्वनि है इसमें से कौन सी नहीं है बताना है आपको, ये विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं है जो वो बताना है। तो का जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, महाप्राण ध्वनि नहीं है। बाकी आपका झा, ध्यान से देखिएगा, झा है, घ है और या, झ घ या, ये तीनों ही ये महाप्राण ध्वनियां हैं, ये तीनों ही महाप्राण ध्वनियां हैं। ठीक है, लेकिन का जो है आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर देखने से पहले 21, 22, 23, ठीक है, पूरे 100 हैं ही। इससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देख लेते हैं, जो कि हैं, देखिएगा, अत्यधिक का विलोम क्या होता है। अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। क्या होता है? अत्यल्प। अत्यधिक का अत्यल्प होता है। कलुष का निष्कलुष होता है। ठीक है, अनाजी का फलाहारी होता है। एकल का बहुल होता है। ओजस्वी का निस्तेज होता है और कुकृत्य का सुकृत्य होता है। कुकृत्य का सुकृत्य होता है। उन्हीं विलोम शब्दों को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नोट रखिएगा, अत्यधिक का अत्यल्प होगा, अत्यधिक का अत्यल्प होगा, कलुष का निष्कलुष होगा, अनाजी का फलाहारी, एकल बहुल, ओजस्वी निस्तेज और कुकृत्य का सुकृत्य होगा। इतने इंपॉर्टेंट विलोम शब्द आप लोग नोट रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 के बाद। अब ये 20 नंबर है, शायद में भी वाक्य है। शायद, ये जो शायद में कौन सा वाक्य होगा बताइएगा। शायद में भी वाक्य है, क्या है? संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या विधिवाचक। तो देखिएगा 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, संदेहवाचक। याद रखिएगा, शायद, ये जो शायद शायद शब्द है इसमें कौन सा वाक्य? संदेहवाचक, संदेहवाचक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर, ग्रस्त का विलोम बताना है। अभी देखिए हम लोगों ने कुछ विलोम शब्द यहाँ पर हम लोगों ने कुछ विलोम शब्द यहाँ देखे थे। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया है विलोम से ही। ग्रस्त का विलोम शब्द है, क्या है ग्रस्त का विलोम? ऑप्शन ए है सुप्त, बी है ग्राह्य, सी है लुप्त और डी है मुक्त। तो बात कर रहे हैं ग्रस्त की, तो ग्रस्त का विलोम शब्द होगा 21 का राइट आंसर होगा मुक्त। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। टीका शब्द का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है टेकवा, बी है आलेख, सी है व्याख्या और डी है तकली। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टीका शब्द का पर्यायवाची होगा व्याख्या। क्या होगा? व्याख्या होगा। याद रखिएगा, टीका का पर्यायवाची, टीका शब्द का पर्यायवाची व्याख्या होगा। टीका का पर्यायवाची व्याख्या होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नोट रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होगा। जैसा मैंने कहा हर टॉपिक से प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मुहावरे से प्रश्न लिया गया है कि कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है सभी पर विश्वास करना, बी है कम सुनाई देना, सी है बहरा होना और डी है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो देखिए जो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है वो डी ऑप्शन होगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये कान का कच्चा होना होता है। ठीक,
तो 23 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, हिंदी में लगभग कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर पूछा जा रहा है कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं हिंदी में, लगभग कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं। ऑप्शन ए है 17, बी है 8, सी है 18 और डी है 19। तो देखिएगा 17, 8, 18 और 19 कितने होंगे हिंदी में विराम चिन्ह, ये आपको बताना है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 17। कितने होंगे? 17 होंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए ऑप्शन। हिंदी में याद रखिएगा कितने विराम चिन्ह लगभग होते हैं? 17 लगभग विराम चिन्ह होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है स्त्रीलिंग। देखिए प्रश्न यहां से भी आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां से स्त्रीलिंग शब्द चुनना होगा, पुल्लिंग शब्द चुनना होगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्त्रीलिंग चुनना है या पुल्लिंग चुनना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है चयन, बी है छाया, सी है क्रोध और डी है बुढ़ापा। तो देखिए इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है आपका बी ऑप्शन, छाया। छाया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, छाया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? लिंग की दृष्टि से ये जो दही शब्द है ये क्या है? ऑप्शन ए है नपुंसक लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग और डी है पुल्लिंग। अभी मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी मैंने तत्सम तद्भव भी दही का बताया। ठीक है, आप लोग वीडियो फिर से पीछे करके एक बार देखिएगा तत्सम तद्भव। तो इस तरीके के शब्दों में लिंग की दृष्टि से लिंग आपको पहचानना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। साथ ही साथ इस तरीके के प्रश्नों के तत्सम तद्भव भी आपको रिवाइज कर लेना है इन प्रश्नों को देखते ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दही शब्द क्या है? दही लिंग की दृष्टि से दही शब्द है क्या है? नपुंसक लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग और डी है पुल्लिंग। तो देखिए 26 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, पुल्लिंग। याद रखिएगा लिंग की दृष्टि से जो दही है ये क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अब यहां पर आ गया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नोट कीजिएगा फिर से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहां से प्रश्न लिया गया है, हर टॉपिक से प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है सनातन, बी है अर्वाचीन, सी है युगांतर और डी है युगांत। तो देखिए युगों से चले आ रहे, युगों से चले आने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा 27 का ए ऑप्शन, सनातन। क्या होगा? सनातन। याद रखना सनातन, सनातन ए ऑप्शन राइट आंसर है। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, स्थायी भावों की कुल संख्या है कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 9 और डी है 13। तो स्थायी भावों की कुल संख्या है 28 का राइट आंसर होगा, 28 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 9। याद रखिएगा स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? हालावाद वेरी इंपॉर्टेंट है। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है, ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है जयशंकर प्रसाद। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ये हालावाद के प्रवर्तक हैं, हालावाद के प्रवर्तक है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 29 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, संधि से प्रश्न है। सदैव में संधि है, कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है यण संधि। तो देखिएगा सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? तो 30 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, वृद्धि संधि। याद रखिएगा सदैव में वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, यहाँ पर 31 नंबर 32 नंबर देखने से पहले यहाँ पर कुछ तत्सम तद्भव लिए गए हैं, तत्सम तद्भव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जरा तत्सम तद्भव में इसमें कि कितना जो है ये तत्सम है और इसका जो तद्भव है वो जितना होगा, तीक्ष्ण का तीखा होगा, तालक का ताला होगा, यह ठीक है, ये जो यह विसर्ग लगा है। ठीक, आगे इसका क्या मतलब होता है? जो, या का मतलब यह का मतलब जो, यव का यहाँ पर क्या है? जव होगा। देखिए अंतर है दोनों में। ठीक, विसर्ग लगेगा तो जो, ठीक, और यव लिखा हो तो उसका जव होता है, जव। जव जो होता है ये तद्भव है। याद रखिएगा जव जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम यव होता है। क्या होता है? यव। ठीक, जंभ का क्या होगा? जबड़ा होगा। जंभ का क्या होगा? जबड़ा होगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है तत्सम तद्भव ये। और जितना जो है ये तद्भव है, जितना क्या है? ये तद्भव है आपका। याद रखिएगा तद्भव है, इसका तत्सम अगर पूछें तो कितना होगा? ठीक है, तत्सम अगर जितना का तत्सम पूछें तो कितना होगा? ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो तत्सम तद्भव यहाँ से आप लोग नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो लास्ट के तीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर का भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कितना तत्सम है जितना तद्भव है। फिर से बोल रहा हूं, यह का जो होगा, यव का जव होगा और जंभ का जबड़ा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा, गलत कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, 31 नंबर की बात कर रहे हैं, 31 की, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। बी है समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। सी है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। और डी है संधि में दो पक्षों का मेल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, संधि में दो पक्षों का मेल जो बोल रहे हैं ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन यही डी है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, गलत है। यहां पर बाकी सभी सही हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, और संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद। तो डी ऑप्शन इसमें गलत कथन बताना था, डी ही गलत कथन है। ठीक है, डी ही आपका गलत कथन है, तो यही बताना था, यही इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। बताइएगा, अभिनव जयदेव, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पुष्पदंत, सी है, बी है जगनिक, सी है विद्यापति और डी है चंदर बरदाई। 32 का राइट आंसर नोट कीजिए, विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति होगा। याद रखिएगा, विद्यापति जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को। ठीक है, विद्यापति, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, कौन सा अलंकार है। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, इसमें आपको अलंकार बताना है। क्या बताना है? अलंकार बताना है। ऑप्शन ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है यमक और डी है श्लेष। तो देखिए 33 का राइट आंसर होगा उपमा। क्या होगा? उपमा, यानी ए ऑप्शन इसका 33 का राइट आंसर है, ए ऑप्शन उपमा। याद रखिएगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। क्या है? सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ऑप्शन ए है सकर्मक, बी है अकर्मक, सी है तड़पना और डी है प्रेरणार्थक। ठीक है, तो जो सो रहा है इस वजह से इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सोना, सोना कोई कार्य नहीं है। सुमित सो रहा है क्रिया में कौन सा भेद है? अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए में आपको अलंकार बताना है। अलंकार से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, अलंकार से आपको तैयार रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इसमें भी आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए है उपमा, बी है रूपक, सी है यमक और डी है विरोधाभास। 35 का राइट आंसर नोट कीजिए, विरोधाभास। ठीक है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, विरोधाभास। 35 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है सोरठा, बी है चौपाई, सी है दोहा और डी है इनमें से कोई नहीं। सममात्रिक छंद पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 36 का नोट कीजिए, चौपाई। क्या होगा? चौपाई होगा। याद रखिएगा, सममात्रिक छंद इनमें से 36 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चौपाई। याद रखिएगा, चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। इसका पूछा जा रहा है कौन सा होगा सममात्रिक छंद इनमें से, तो चौपाई होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है उर्दू, सी है हिंदी और सी और डी है तमिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 37 का सी ऑप्शन होगा, हिंदी। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी होगी। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 38 नंबर नोट कीजिएगा, हिंदी की आदि जननी है। क्या है हिंदी की आदि जननी? ऑप्शन ए है प्राकृत, बी है संस्कृत, सी है पाली और डी है अपभ्रंश। तो देखिएगा 38 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, संस्कृत होगा। याद रखिएगा, हिंदी की आदि जननी पूछा जा रहा है आपसे, आदि जननी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, संस्कृत। याद रखिएगा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा संस्कृत, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर,
सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है महादेवी वर्मा। 39 का राइट आंसर नोट कीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 का राइट आंसर। 39 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर 39 के बाद 40 से पहले, 41 से पहले, 40 से पहले कुछ रचनाएं आपको दी गई हैं, उनको आपको ध्यान देना है। तो देखिएगा जरा, सूरसागर, सूरसागर किसकी है? सूरसागर सूरदास की है, ठीक है। सूर सारावली किसकी है? ये सूरदास की है। सूरसागर सूरदास, सूर सारावली सूरदास। और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी की बात कर रहे हैं, ये किसकी है? सूरदास की है। कवितावली तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की और दोहावली तुलसीदास की है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट रचना है, इनका स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले लीजिए और तैयार रखिएगा। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास की हैं तीनों रचनाएं। तीनों रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको टिक रखिएगा। और कवितावली, गीतावली, दोहावली ये तुलसीदास जी की हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर, जो कठिनाई से समझ में आए। ऑप्शन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है दुर्लभ, बी है दुर्धर्ष, ठीक, दुधर्ष, सी है दुर्बोध और डी है दुर्गम। तो देखिए, जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए आपको बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 40 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, दुर्बोध। क्या होता है? दुर्बोध होता है, ठीक है। जो कठिनाई से समझ में आए वो क्या होता है? दुर्बोध होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 41 नंबर, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, देखिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है हरियाणवी, बी है हिंदी, सी है भारतीय और डी है कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कौरवी। क्या होगा? कौरवी होगा खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, पहाड़ी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी और डी है बिहारी। 42 का राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। क्या होगा? पूर्वी हिंदी होगा। छत्तीसगढ़ी हिंदी, जो छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर पहचानना है, शुद्ध वाक्य, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, शुद्ध वाक्य ऊपर ले लेते हैं इसे। तो देखिएगा, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है, सुरेश को एक पाती लिखना है, बी है शिकारी उस पर गोली चलाई वह शेर बच निकला। शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। ये भी अशुद्ध है, पहला भी अशुद्ध दूसरा भी अशुद्ध। और सी ऑप्शन है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है और डी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। तो भैया लिखनी है ये नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, डी भी गलत है, बचा कौन सा? सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसमें से आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना था। इस क्वेश्चन में राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 43 का, कि सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। इसको फिर से मैं ऊपर कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहला भी गलत, दूसरा बी भी गलत, यानी ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के प्रश्न जो शुद्ध और अशुद्ध वाले हैं ये क्वेश्चन आते जरूर हैं, ठीक है, और विशेष सावधानी इसमें बरतनी पड़ेगी आपको। देखना, यहाँ पर लिखना लिखा है, देखिएगा मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को एक बात, कि यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर लिखनी है। तो भैया लिखना होता है, लिखनी नहीं होती, ठीक, लिखना होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर से बता रहा हूँ, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है 44 नंबर। देख 44 नंबर से पहले 45 से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ लघु, लघु, विशेष, विशाल, यौवन, ठीक, रद, ये सभी क्या है? विलोम है। कुछ विलोम शब्द देखेंगे इसमें, ठीक है, विलोम शब्द। तो देखिएगा, लघु का क्या होता है? लघु का होता है गुरु और दीर्घ दोनों होता है। लघु का गुरु दीर्घ दोनों विलोम होते हैं। विशेष का सामान्य, ठीक, विशाल का लघु होता है। यौवन का आपका वार्धक्य होगा, यौवन का विलोम क्या होगा? यौवन का वार्धक्य होगा। रद्द का बहाल होता है और शुक्ल का कृष्ण होता है। ये सभी विलोम शब्द भी इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये जो बीच एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो रिवाइज भी होते रहें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, जो ये था 43 नंबर। 44 देखिए, इसमें भी अलंकार आपको बताना है। 44 में भी अलंकार बताना है। बीती बिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। फिर से देखिएगा, फिर से इसको देखिएगा कि बीती बिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए है रूपक, बी है उपमा, सी है श्लेष और डी है यमक। 44 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, रूपक। याद रखिएगा, इसमें कौन सा है यह अलंकार? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है 44 में? रूपक अलंकार, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव
क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है शोक, बी है निर्वेद, सी है जुगुप्सा, डी है क्रोध। तो देखिए 45 का राइट आंसर होगा निर्वेद। क्या होगा, बी ऑप्शन होगा शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड चरण की, पहले और तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए है 11, बी है 10, सी है 13, डी है 14। तो देखिए इस क्वेश्चन का 46 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 13। याद रखिएगा दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। 46 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 6, डी है 3। ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा 47 का वो डी ऑप्शन होगा 3। याद रखिएगा छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद, ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, पृथ्वी के 3 ओर पानी का स्थान, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। देखिएगा पृथ्वी के 3 ओर पानी का स्थान, ऑप्शन ए है प्रायद्वीप, बी है द्वीप, सी है महाद्वीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। याद रखिए पृथ्वी के 3 ओर पानी का जो स्थान होता है वो प्रायद्वीप होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 49 नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन, जाके पाँव न फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताना है। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां आपको विशेष तौर पर तैयार रखने हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां आपको तैयार रखने हैं, इनके अर्थ भी तैयार रखने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है जाके पाँव न फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए है दयालु होना, बी है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन देखिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सी ऑप्शन है जिसके, बी ऑप्शन पहले देखते हैं, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, सी है कठोर होना और डी है दूसरों के कष्ट को अनुभव करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। 49 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से नहीं है आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 इनमें से होंगे, एक नहीं होगा। ऑप्शन ए है ब्याल, बी है सर्प, सी है पन्नग और डी है गरुण। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या होगा। 50 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा गरुण जो है ये भुजंग 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 का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। आपको बताना था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ब्याल होगा, सर्प होगा, पन्नग होगा, लेकिन डी ऑप्शन यानी गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, भुजंग का पर्यायवाची पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, दुर्गा, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है धात्री, बी है श्री, सी है भारती और डी है ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दुर्गा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा। 51 का राइट आंसर लिखिए, धात्री होगा। क्या होगा, धात्री होगा। याद रखिए दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द धात्री है, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखिएगा 52 से पहले, 53 से पहले, यहाँ पर 51 के बाद कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है हंस का पर्यायवाची, जैसे कि कहा जाए हंस का मानसौक होता है, मराल होता है, सिप पक्ष होता है। मानसौक भी होता है, मराल होता है, सिप पक्ष, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अजीब से नाम है, हंस का पर्यायवाची मानसौक, मराल और सिप पक्ष, ठीक है। अगला विद्युत, विद्युत का तो शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर फिर भी इनमें से कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं पता है तो नोट रखिएगा। विद्युत का दामिनी होता है, सौदामिनी होता है, बिजुरी, 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 जा में छोटी ऊ की मात्रा होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जो वर्तनी वाले शब्द होते हैं उसमें इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, बिजुरी और घनवल्ली, 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 ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं मोक्ष, मोक्ष का यहाँ पर पर्यायवाची दिया है, मोक्ष का निर्वाण होता है, निर्वाण, निर्वाण होता है, ठीक है, सद्गति होता है, अपवर्ग होता है और कैवल्य होता है। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, आपको इन्हें नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। मतलब ऐसा समास जिसमें दूसरा शब्द प्रधान रहे, दूसरा शब्द प्रधान रहे, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है अव्ययीभाव समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो 52 का राइट आंसर नोट कीजिए, तत्पुरुष समास होता है। ऐसा समास जिसमें दूसरा शब्द प्रधान रहता है, ऐसा समास जिसमें दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। 52 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर से नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन है। 53 नंबर नोट करते हैं। जगन्नाथ में संधि बतानी है आपको, जगन्नाथ में संधि है। ऑप्शन ए अयादि, बी है दीर्घ, सी है गुण और डी है व्यंजन। तो 53 का राइट आंसर नोट कीजिए, व्यंजन होगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, जगन्नाथ में व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन सी है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन ए है राम सुमित को मारकर भाग गया, बी है राधा घर में
बैठी थी, सी है वह कल आया था, और डी है खून खौलना। तो कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है भैया बताइए इसमें। इस क्वेश्चन का 54 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राम सुमित को मारकर भाग गया। राम सुमित को मारकर भाग गया, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। 54 का राइट आंसर ए ऑप्शन, पूर्वकालिक क्रिया यही होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, अकर्मक के कितने भेद हैं। अकर्मक के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 2 और डी है 4। 55 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 2। याद रखिएगा अकर्मक के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं अकर्मक के भेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, कौन सा शब्द अवयव नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, अव्यय कौन सा नहीं है आपको बताना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है आपको वही बताना है। ऑप्शन ए है इधर, बी है कल, सी है किसे और डी है आज। 56 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा इधर। याद रखिए इसमें जो इधर वर्ड है, इधर शब्द है, ये अव्यय नहीं है, ये अव्यय नहीं है। ठीक है, 56 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है और वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है आपको बताना। ऑप्शन ए है ठंडा, बी है पानी, सी है ठंड और डी है इनमें से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर क्या होगा, पानी होगा। इसमें विशेष कौन है, बी ऑप्शन होगा पानी। याद रखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा पानी। ठीक है, पानी जो है ये विशेष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर है, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म गलत है। विशेषण विशेष का कौन सा युग्म गलत है आपको याद रखना है। यहाँ पर गलत विशेष जो युग्म होगा, गलत युग्म होगा वो बताना है। ऑप्शन ए है ताजी रोटी, बिल्कुल सही है, ताजी रोटी ये सही है। भाव विहल ये भी सही है, कर्मनिष्ठ ये भी है, सर्वसुलभ ये सही नहीं है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर 58 का डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए है क्रोध, बी है क्रोधी, सी है क्रोधित, डी है क्रुद्ध। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। संज्ञा नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 59 का क्रोध होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्रोध जो है संज्ञा है, क्रोध क्या है, संज्ञा है। आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर, कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है। तो क्रोध जो है, क्रोध जो है ये संज्ञा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, सजावट शब्द में प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर प्रत्यय बताना है। अभी हमने पहले उपसर्ग की बात कर ली है, उपसर्ग की बात स्टार्टिंग में हम लोगों ने की है। उपसर्ग क्या होते हैं याद है, शायद तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ पर हम लोग प्रत्यय की बात करेंगे। देखिए इस प्रश्न में, इस शब्द में आपको बताना है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है टा, बी है आवट, सी है आहट, सी है डी है आह आओ। ठीक है, कौन सा है आओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आवट। जो सजावट शब्द में प्रत्यय है वो है आवट, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। 60 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसको नोट रखिए कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 17, बी है 18, सी है 19 और डी है 20। तो 61 का राइट आंसर नोट कीजिए 20। ठीक है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। इनके अनुसार 20 विराम चिन्ह है, 20 विराम चिन्ह है, 20 विराम चिन्ह है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, तालव्य व्यंजन आपको बताने हैं। देखिए तालव्य व्यंजन हर टॉपिक से प्रश्न है, तालव्य व्यंजन यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन ए है मा फ ज भ, बी है त थ द ध, सी है च छ ज झ और डी है द ट ड ढ। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है तालव्य की बात कर रहे हैं, तालव्य की बात कर रहे हैं। 62 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, च छ ज झ, च छ ज झ जो है ये तालव्य व्यंजन होगा, तालव्य व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह जो होता है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए है निर्देशक चिन्ह, बी है अर्धविराम, सी है योजना चिन्ह और डी है अल्प विराम। तो देखिए 63 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, अर्ध विराम होगा। क्या होगा, अर्ध विराम होगा। याद रखिए कोष्ठांकित विराम चिन्ह क्या होता है, अर्ध विराम होता है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह अर्ध विराम होता है। 63 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये था कि कामता प्रसाद जी के अनुसार, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आपने बताया 20। ठीक, लेकिन अभी एक प्रश्न ये आ गया है, देखिएगा 64, कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। नोट कीजिएगा, किस भाषा से लिया गया है विराम चिन्ह को, यह बताना है आपको इस प्रश्न में कि किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है चीनी, बी है फ्रेंच, सी है अरबी, सी डी है अंग्रेजी। प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिएगा, रिपीट प्रश्न नहीं हुआ है। वहां पर आपको विराम चिन्हों की संख्या बतानी थी श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार, तो 20 थी। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन ए है चीनी, बी है फ्रेंच, सी है अरबी, डी है अंग्रेजी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64 का डी, आपका डी ऑप्शन होगा अंग्रेजी। क्या है ये? अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है, अंग्रेजी अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, नोट कीजिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्पर्श संघर्षी ऑप्शन ए है र, बी है जा, सी है हा और डी है शा। तो 65 का राइट आंसर नोट कीजिए, 65 का जा होगा। स्पर्श संघर्षी कौन सा है? स्पर्श संघर्षी है बी ऑप्शन जा जो है स्पर्श संघर्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए अनंता, बी है अच्युत, सी है अब्ज और डी है आकार। तो देखिएगा यहाँ पर ये सभी प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि ये सभी शब्द ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा शंख कपूर की बात कर रहे हैं कि ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए है। ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर है वो बताते हैं, राइट आंसर है सी ऑप्शन। 66 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा अब्ज। ठीक है, ये सभी जो हैं चंद्रमा शंख कपूर ये अब्ज के अनेकार्थी हैं, अब्ज शब्द के अनेकार्थी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं। ऑप्शन ए है परिणाम, बी है अर्क, सी है मेवा और डी है लाभ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा अर्क। याद रखिएगा फल शब्द का जो अनेकार्थी नहीं है वो बी ऑप्शन होगा अर्क। ठीक है, अर्क जो है फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं। कौन कौन से होंगे? परिणाम फल शब्द का अनेकार्थी है, मेवा भी है और लाभ भी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। आपसे पूछा जा रहा था कौन सा नहीं, आपसे पूछा जा रहा कौन सा नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ये अनेकार्थी नहीं है फल का। अगला 68 नंबर, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचन रूपी अमृत, बी है वचन और अमृत, सी है अमृत रूपी वचन और डी है अमृत जैसी वाणी। तो 68 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वचन रूपी अमृत। क्या होगा? वचन रूपी अमृत जो है, वचन रूपी अमृत। 68 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में आपको बताना है कि कौन सा समास है। देखिएगा ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है अवयवी भाव, सी है द्विग और डी है तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 69 का सी ऑप्शन द्विग। क्या होगा? द्विग होगा। द्विग जो है ये तिरंगा में समास है। ठीक, तिरंगा में समास है। ठीक, द्विग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है 70 नंबर, नीलांबर में कौन सा समास होगा? नीलांबर में आपको बताना है, समास बताना है नीलांबर में। तो देखिएगा ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है कर्मधारय, सी है अवयवी भाव और डी है तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का 70 का राइट आंसर होगा कर्मधारय, बी ऑप्शन राइट आंसर है। याद रखिएगा नीलांबर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय है, बी ऑप्शन 70 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि और डी है अयादि संधि। यहाँ पर इत्यादि शब्द में आपको संधि बतानी है 71 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा यण। क्या होगा? यण होगा। याद रखिएगा इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। 71 का सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अमृत का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है दूल्हा, बी है स्वर्ग, सी है पारा और डी है जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, अमृत का अनेकार्थी नहीं है दूल्हा। 72 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, बाकी हैं। ठीक है, 72 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा दूल्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, निम्न में से विलोम का कौन सा युग्म अशुद्ध है? विलोम का कौन सा युग्म अशुद्ध है आपको बताना है। ठीक, तो देखिए विलोम शब्द के भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मौलिक अनुदित, बी है निरपेक्ष सापेक्ष, सी है सचल चल और डी है बंधन मोक्ष। तो देखिए कौन सा विलोम शब्द का युग्म जो है वो अशुद्ध है वो आपको बताना। 73 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा सचल चल। सचल चल जो है ये गलत है, ये गलत है। मौलिक का अनुदित होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है, लेकिन सचल का चल नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना था जो अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म ही राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो कौन सा है? सी ऑप्शन। यही आपको बताना था कि कौन सा अशुद्ध युग्म है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, अनुरक्त शब्द का विलोम बता रहा है। अनुरक्त शब्द का विलोम ऑप्शन ए है विरक्त, बी है विरक्ति, सी है अनुरक्ति और डी है अनर्थ। तो अनुरक्त शब्द का विलोम आपको बताना है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा विरक्त। क्या होगा? अनुरक्त का राइट आंसर क्या होगा? विरक्त। विरक्त ए ऑप्शन राइट आंसर। 48 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 48 नहीं 74 है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर अनुरक्त का जो विलोम है वो विरक्त होगा। 74 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अभी मैंने आप लोगों को यह बताया कि शुद्ध वर्तनी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शुद्ध वर्तनी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पर आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। मात्रा आगे पीछे या कोई शब्द छोटा आधा या पूरा लिख दिया जाता है, जैसे ज्योत्सना है। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन ए दे रहे हैं ज्योत्सना, यहाँ पूरा सा है, यहाँ पर औ की मात्रा है। ठीक, यहाँ पर औ की मात्रा है और यहाँ पर दोनों सा है, यहाँ पर आधा सा है और इसमें देखिएगा
पूरा सा है और ना है, ठीक, ना में आ की बातल। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा ज्योत्सना, पहला वाला गलत लिखा है, याद रखिए पहला वाला ज्योत्सना गलत लिखा है, पूरा नहीं होगा, ठीक है, फिर से इसको देखिएगा, पहला वाला गलत लिखा है, दूसरा भी औ की मात्रा नहीं होगी, डी ऑप्शन भी गलत है, और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों ही ता और सा दोनों ही आधे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए 75 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ज्योत्सना। इस ये शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी थी, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 के आगे 76 नंबर होगा, नोट कीजिए 76। सकल और शकल, सकल और शकल शब्द का अर्थ क्या है? देखिए इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, आपको बताना है। तो देखिए पहले सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, पहले जो शकल है, नोट कीजिएगा, पहले वाले सकल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संपूर्ण होता है, ठीक। और दूसरे सकल का अर्थ होता है अंश, क्या होता है? अंश। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहे हैं सन और संवत, वी है सबल और निर्बल, सी है कला और कृति, और डी है संपूर्ण और अंश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे वो है संपूर्ण और अंश, संपूर्ण और अंश। याद रखिएगा संपूर्ण यानी पहले वाले सकल का अर्थ क्या है? पहले वाले सकल का अर्थ है संपूर्ण और दूसरे वाले शकल का अर्थ है अंश, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। अनिल अनल शब्द का सही अर्थ है, अनिल अनल शब्द का सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है जंगल आग, बी है हवा आग, सी है हवा जंगल, डी है आग हवा। तो देखिए अनिल का मतलब क्या होता है? पहले वाले अनिल का मतलब है, अनिल का मतलब होता है हवा, क्या होता है? हवा। और अनल का मतलब क्या होता है? आग। अब देखिए हवा और आग जिस ऑप्शन में हो वही आपका सही होगा। 77 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए बी में मिल रहा है हवा आग, हवा आग, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 78 नंबर, नोट कीजिए। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बी है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, सी है वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, बी है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो इसमें डी भी गलत है, से भी गलत है, यानी सी ऑप्शन भी गलत है, और यहाँ पर आपका 78 में बी भी गलत है। राइट आंसर आपका ए ही बचेगा। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, सॉरी वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं 79 नंबर। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? गोधूम, वेरी इंपॉर्टेंट। गोधूम शब्द का अर्थ आपको बताना है। तत्सम तद्भव मैंने आप लोगों को अभी पीछे पढ़ाया है, तत्सम तद्भव। इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव हैं आप लोग नोट रखिएगा। तो गोधूम का यहाँ पर अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है चावल, बी है गधा, सी है गाय का दूध, और डी है गेहूं। तो देखिए गेहूं, गोधूम, गोधूम शब्द का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, गेहूं। क्या होगा? गेहूं होता है। गोधूम शब्द का अर्थ क्या होता है? गेहूं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट 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 के बाहर नहीं हो सकता। देखिएगा इस तरीके के जो प्रश्न है ना, ये सी टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट में पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो मैंने बताया कि आपको सुपर टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, ठीक है, सी टेट, एमपी टेट, रीट, जितने भी हैं टेट के एग्जाम, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अदर भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सी टेट में प्रश्न आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल के आपको, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार, और डी है साहित्य। 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो है समाज, ठीक है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता है। 80 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, बी है दूसरों की बातों को समझ पाना, सी ऑप्शन दे रहे हैं प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, और डी है अपने मन की बात कह पाना। तो बताइए 81 का राइट आंसर क्या होगा कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने का उद्देश्य यही है कि हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ठीक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। 81 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या? ऑप्शन ए केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, बी है केवल विषय ही पढ़ पाते हैं, सी है साथ साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, या ऑप्शन डी है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का 82 का राइट आंसर 82 का होगा डी ऑप्शन, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। याद रखिएगा कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। डी ऑप्शन इसका 82 का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए है नाटक का मंच, यहाँ पर मंच लगाइएगा, मंच, मंट लिखा है, ठीक, नाटक का मंच, बी है पोर्टफोलियो, सी है वीडियोग्राफी, डी है लिखित परीक्षा। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में इस तरीके के आपको पूछा जाए पोर्टफोलियो ऑप्शन, और राइट आंसर आपका पोर्टफोलियो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में जो सर्वाधिक सहायक है वो क्या है? पोर्टफोलियो होता है। क्या है? पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 83 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में
सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, बी है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, सी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना और डी है कहानी का अंत बदलवाना। 84 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ठीक है, याद रखना, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे कम महत्वपूर्ण है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पढ़कर समझना में। ठीक, तो 84 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने सिखाने में बात कर रहे हैं, सीखने और सिखाने की, कि सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य सामग्री, बी है संज्ञानात्मक विकास, सी है बाल साहित्य और डी है सामाजिक अंतःक्रिया। तो देखिए, भाषा सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ भाषा सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 85 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 85 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, अब लो नसानी अब न नशे हो, अब लो नसानी अब न नशे हो में कौन सा रस है? कौन सा रस है? अब लो नसानी अब न नशे हो में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा एक मिनट, ऑप्शन ए है शांत रस, बी है करुण रस, सी है एक मिनट, ठीक, सी है अद्भुत रस और डी है भक्ति रस। तो 86 का जो राइट आंसर है अब लो नसानी अब ना नशे हो में राइट आंसर होगा आपका 86 का ए ऑप्शन, शांत रस। क्या होगा? शांत रस होगा इसमें, शांत रस। ठीक है, 86 का राइट आंसर ए ऑप्शन शांत रस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, नाशिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? नाशिकेतोपाख्यान के रचयिता, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सदा सुखलाल, बी है श्याम सुंदर दास, सी है महादेवी वर्मा और डी है शदल मिश्र। तो बताइए इसका 87 का नाशिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र हैं। 87 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। नाशिकेतोपाख्यान के जो रचयिता हैं वो सदल मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, सेवा सदन किसका उपन्यास है? बताइए सेवा सदन किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, प्रेमचंद्र, बी है राजेंद्र राघव, सी है रांगे राघव, सी है प्रसाद, डी है प्रसाद। ठीक, एक इसका राइट आंसर होगा सेवा सदन। 88 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन याद रखिएगा, ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, सेवा सदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये रचना अगर आती है तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, याद रखिएगा। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है उपेंद्र नाथ अश्क, सी है भुवनेश्वर और डी है उदय शंकर भट्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उपेंद्र नाथ अश्क। याद रखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है अंजो दीदी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 90 नंबर, 90 नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलंकार बताना है आपको, अलंकार बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया यहाँ पर दिया है। देखिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक, बहुत बढ़िया लिखा है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रूपक, बी है अतिशयोक्ति, सी है वक्रोक्ति और डी है श्लेष। तो 90 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो रूपक अलंकार है। याद रखिएगा, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग में रूपक अलंकार होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91 नंबर है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है आला उदल, बी है रामलला नैछू, सी है सत सई और डी है पृथ्वीराज रासो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची आपको बताना इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए सौदामिनी, बी है दारा, सी है प्रभा और डी है विनायकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 92 का बी ऑप्शन होगा, दारा। याद रखिए, दारा जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 92 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, 93 से पहले 94 से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची दिए हैं, वो भी आप लोगों को देखने हैं कि कमल देखिएगा, कमल को क्या क्या बोलते हैं, कमल का क्या क्या पर्यायवाची होता है। कमल का होता है जलजात, नलिन, जलजात, नलिन और जलज, पुंडरीक। ठीक है,
और कबूतर का होता है पारावत, क्या होता है, पारावत होता है, ठीक। और इसके अलावा परेवा भी होता है और कपोत भी होता है, क्या होता है, कपोत भी होता है, ठीक है। साथ ही देखेंगे उदासीन का, अगर आपसे पूछा जाए तो उदासीन का होगा वीतराग, निर्लेस होगा, विरक्त होगा और अनासक्त, ये उदासीन के पर्यायवाची है। अगर आगे उत्सुक के पर्यायवाची देखने चाहेंगे, उत्सुक के पर्यायवाची क्या है, इच्छुक है, अभिलाषी है, लालायित है, उत्कंठित। और अभागा, अभागा का पर्यायवाची याद रखिएगा, निर्भाग्य है, निर्भाग्य है, मंदभाग्य है, भाग्यहीन है और हतभाग्य है। ये पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिएगा 93 नंबर नोट कीजिए। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं, नोट कीजिए, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय और डी है बहुब्री। 93 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए और इसको स्टार लगा करके नोट कर लीजिए कि जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे कहा जाता है क्या, बहुब्री। क्या कहा जाता है, बहुब्री कहा जाता है। 93 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, बहुब्री। याद रखिएगा कि जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बने तो उसे बहुब्री कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान नोट कीजिएगा और पूर्व पद गौड़, तो उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्विगु समास और डी है अव्ययी भाव समास। 94 का राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो, गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। 94 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 94 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे, बताइए। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसमें कौन सा समास होगा या उसे कौन सा समास कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्विगु, सी है द्वंद्व और डी है कर्मधारय। 95 का राइट आंसर नोट कीजिए, कर्मधारय। क्या होगा, कर्मधारय होगा, ठीक। मतलब ऐसा शब्द जिसमें पहला शब्द जो हो, ऐसा विशेष समास जो है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे। 95 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 96 में यहाँ पर आपको वाक्जाल का संधि विच्छेद बताना है। वाक्जाल का संधि विच्छेद आपको बताना है कि इसका वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है वाग प्लस जाल, बी है वाक प्लस जाल, सी है वाक प्लस जाल और डी है वाग प्लस जाल, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, इसमें हलंत होता है, ठीक। वाक प्लस जाल इस तरह से लिखा होना चाहिए, वाक प्लस जाल, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। वाकजाल के बाद 97 नंबर है लेख लिख गया वाक्य की पहचान कीजिए। लेख लिख गया वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है भाववाच्य, बी है कृतवाच्य, सी है कर्मवाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। ए भाववाच्य, बी कृतवाच्य, सी कर्मवाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। लेख लिख गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 97 का सी ऑप्शन होगा, कर्मवाच्य। क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। लेख लिख गया में कौन सा है, इसी कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य इसमें, ठीक। याद रखिएगा। तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, 97 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। कलम का सिपाही के रचयिता कौन है। कलम का सिपाही, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रचयिता पूछा गया है। कलम का सिपाही के रचयिता ऑप्शन ए है अमृत राय, बी है प्रेमचंद्र, सी है महादेवी वर्मा और डी है जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 98 का होगा, अमृत राय। क्या होगा, अमृत राय। कलम के सिपाही के रचयिता अमृत राय है। कौन है, अमृत राय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है 99, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, वेरी इंपॉर्टेंट, किस राजा के दरबारी कवि थे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा इसे। तेज सिंह ऑप्शन ए है, बी है जय सिंह, सी है अकबर और डी है शिवाजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, जय सिंह। याद रखिएगा, बिहारी जो है ये जय सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहे और रोले को अगर क्रम से मिला दिया जाए तो कौन सा छंद बनेगा, ये आपको बताना इस प्रश्न में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, वीआईएमपी क्वेश्चन है कि दोहा और रोला इसे क्रम से मिला दिया जाए तो कौन सा छंद बनेगा, ठीक। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है बरवे, बी है हरिगीत का, सी है सवैया और डी है कुंडलिया। तो देखिए 100 नंबर का राइट आंसर होगा 100 का कुंडलिया होगा। क्या होगा, कुंडलिया।
इसमें याद रखिएगा कि जब भी दोहे और रोले को क्रम से मिलाते हैं तो कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया। डी ऑप्शन राइट आंसर, 100 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हिंदी के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप लोगों के 90 प्लस में आप लोगों के सही हुए होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे और इसमें इंपॉर्टेंट जो रचनाएं थी तत्सम तद्भव थे, पर्यायवाची थे। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लगभग आपकी हिंदी कंप्लीट रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है, आपको हिंदी के अलावा भी चैनल पर अन्य सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट हो या कंप्यूटर हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लगभग प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट पर डे अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।